हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले और दूसरे लेसन की वीडियो अपलोड करा दिया हूँ, अब मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में आज कक्षा 10 विज्ञान के तीसरे लेसन धातु और अधातु को लेकर आया हूँ। यानी मेटल एंड नॉन मेटल जो है तीसरा लेसन आपका है, उसको मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा। पूरा डिटेल बताऊंगा कि धातु क्या है, अधातु क्या है, धातुएं जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते कैसे हैं और धनायन का चार्ज कैसे आता है, सूत्र कैसे बनता है। और हाँ, इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि धातु और अधातु की पहचानने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। यानी आप बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, बिना चार्ज निकाले आप कैसे बता सकते हैं कि ये धातु है या अधातु। ठीक बेटा, तो देखिए सबसे पहले आपको धातु और अधातु या उपधातु को पढ़ने से पहले आपको क्या जानना होगा, तत्व क्या है। क्या जानना होगा, तत्व क्या है। क्योंकि तत्व जो है ये धातु और अधातु और उपधातु है, वो तत्व के ही भाग है। तत्व को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा क्या है उपधातु। यानी तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तो तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। यानी आपको धातु और अधातु को पढ़ने से पहले आपको क्या ज्ञान होना चाहिए कि तत्व क्या है। क्योंकि जब आप तत्व को समझ पाएंगे तभी तो आप धातु और अधातु को जान पाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग के लिए क्या हेडिंग कर लीजिए, तत्व। क्या हेडिंग कर लीजिए, तत्व। अब तत्व को पढ़ने से पहले आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान, द्रव्य। किसका ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य। अब देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, द्रव्य और द्रव में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि द्रव्य क्या है, द्रव क्या है। जब उनसे आप क्वेश्चन करते हैं कि द्रव्य बताइए तो वो द्रव की डेफिनेशन बताने लगते हैं। तो देखिए द्रव्य जो है इसी को हम कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ। और आपसे जब पूछा जाए कि द्रव्य क्या है तो आपको क्या बताना है, पदार्थ की डेफिनेशन बतानी है कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरते हैं तथा उनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती है या पदार्थ कहलाती है। और जब आपसे द्रव पूछा जाए तो आपको द्रव की डेफिनेशन बतानी है। यानी वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। अगर आप उन्हें पानी बोतल में अगर डालेंगे तो अगर 1 लीटर पानी है तो बोतल में अगर डालेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, और अगर आप उसे थाली में डालेंगे तो उस थाली का आकार लेगा, अगर आप ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का आकार ले लेगा। इस प्रकार क्या होगा, आयतन तो वही है जो आपने 1 लीटर पानी लिया था, जो आपने 1 लीटर पानी लिया था उसका आयतन तो 1 ही लीटर होगा। लेकिन जब आप इसे ग्लास में डालेंगे, किस में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे तो ये ग्लास का आकार ले लेगा। जब आप इसे किस में डालेंगे, थाली में डालेंगे तो ये थाली का आकार ले लेगा। और जब इसे आप बोतल में डालेंगे तो ये क्या कर देगा, बोतल का आकार ले लेगा। ठीक बेटा, यानी इसका आकार जो है वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, किंतु आयतन जो है वो 1 ही लीटर है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर आप सभी लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। आई होप कि ये जो है आपको द्रव्य और द्रव टॉपिक था ये समझ में आ गया हो। अब हम आप बात करते हैं कि तत्व क्या है। क्या बात करते हैं, तत्व क्या है। तो देखिए तत्व जो है किसी द्रव का वह मूल कण, कौन सा कण, मूल यानी सबसे छोटा कण, जहां से वो द्रव बनना शुरू होता है वो कण हम उसे क्या कहते हैं, मूल कण। यानी अगर आपका कोई घर बन रहा है, से एग्जांपल के तौर पर अगर आपका घर बन रहा है तो आपकी जो बुनियाद होती है, जिसे आप कहते हैं बुनियाद, वो क्या होता है, उस घर का मूल होता है, यानी बेस होता है। इसी प्रकार कोई द्रव्य यदि बना हुआ है तो उसका मूल कण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। यानी किसी द्रव्य के मूल कण को तत्व कहते हैं, और इसे और अति सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जब ये छोटा, सबसे छोटा कण यही हो गया, क्योंकि मूल कण इसे नाम दे दिया गया, तो अब इससे छोटा और कण हो ही नहीं सकता, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। यानी वह किसी पदार्थ का वह कण जिसे और छोटे से छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। ठीक बेटा, अब आप जब तत्व समझ गए तो तत्व को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, तो पहला जो है वो है धातु। पहला क्या है, धातु। दूसरा क्या है, अधातु है, अधातु। और तीसरा क्या है, उपधातु है। ठीक बेटा, धातु तत्वों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला धातु,
दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। अब देखिए, धातु और अधातु और उपधातु को पढ़ने से पहले हम आप सभी लोगों को इसके कुछ गुण है यानी कोई प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। जैसे भंगुरता, क्या होता है? भंगुरता। ये भंगुरता क्या है तो इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद तन्यता, ये क्या है इसे बताऊंगा। उसके बाद आघात वर्धनीय क्या है, आघात वर्धनीय, वर्धनीय ये क्या है इसको बताऊंगा। ध्वनि क्या होता है, इन सबको मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो देखिए भंगुरता क्या है। देखिए अगर किसी पदार्थ को आपने पीटा, हथौड़े से पीटा और वो चूर चूर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? भंगुर कहेंगे। और इस गुण को हम क्या कहेंगे? भंगुरता कहेंगे। ठीक बेटा, यानी किसी पदार्थ को आप यदि हथौड़े से वार करते हैं उस पदार्थ पर और वो छोटे छोटे कणों में या टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? भंगुर कहेंगे उस पदार्थ को। और वह गुण क्या कहलाएगा? भंगुरता कहलाएगा। यानी आपने उस पदार्थ को पीटा और वो छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो गया, यानी वो पदार्थ कैसा पदार्थ है? तो भंगुर पदार्थ है। और उस गुण को हम क्या कहेंगे? जिस गुण के कारण टूट गया छोटे छोटे कणों में, तो उस गुण को हम कहेंगे भंगुरता कहेंगे। अब इसके बाद जो आता है आपका तन्यता। समझिए कोई पदार्थ आपने लिया, जैसे सोना ले लिया आपने और उसे आपने पकड़ा और उसे क्या कर दिया? खींच दिया आपने, खींच कर उसे पतलेदार के रूप में परिवर्तित कर दिया तो ये गुण क्या कहलाएगा? तन्यता। यानी अगर आप किसी पदार्थ को खींच कर उसे फैला सकते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे उसके गुण को। उसके बाद आघात वर्धनीय क्या होता है? इस गुण के कारण हम किसी पदार्थ को जो है वो पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोहे को जब हम लेते हैं तो लोहार के यहाँ जब लेकर जाते हैं तो वो क्या करता है? लोहे को गर्म करता है, उसके बाद हथौड़े से पीट कर उसे पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यानी यह आघात वर्धनीय जो है ये कौन सा गुण है? तो इस गुण के कारण हम किसी पदार्थ को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक बेटा, अब हम बात करेंगे कि धातु क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग कर लीजिए धातु। क्या हेडिंग कर लीजिए? धातु। अब देखिए धातु का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, त्यागना यानी क्या हो जाता है? निकालना। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, जैसे क्या हो गया? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि आदि आप कर दीजिए और बहुत सारे धातु हैं। तो धातु की डेफिनेशन क्या हुई कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी निकाल दे, त्याग दे और उसके बाद धनायन में परिवर्तित हो जाए तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब देखिए सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागता है, कैसे इस पर धनात्मक आवेश आता है, इस चीज को मैं आप सभी लोगों को बारीकी से बताऊंगा। आप सभी लोग क्लास 9 से पढ़ के आए होंगे कि इसे कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कैसे सूत्र बनाता है, लेकिन मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में फिर से आप सभी लोग का रिवीजन करा देता हूँ। देखिए सोडियम जो है ये कितने नंबर इसका परमाणु क्रमांक है? तो 11। क्या है? 11। अब इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए अगर इसके बाह्यतम कोश में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में यदि संख्या 4 से कम है, क्या है? संख्या 4 से कम है, क्या है? संख्या जो है वो 4 से कम हो, संख्या जो हो वो क्या हो? 4 से कम। तो जितनी संख्या होगी यहाँ पर, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि प्रत्येक तत्व जो है वो अपना अष्टक तोड़कर अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है और अक्रिय गैस की तरह बनना चाहता है। इसलिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में 4 से कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन सारे क्या कर देंगे? तत्व त्याग देंगे यानी निकाल देंगे और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्लस के चार्ज आ जाएंगे। यानी सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम पर क्या हो जाएगा? प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। ठीक बेटा, अब इसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 12।
यानी इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से कम है, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने धनात्मक आवेश आ जाएंगे, यानी Mg पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन कितने नंबर पर है, तो 17 नंबर पर है। जब 17 नंबर पर है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7 हो जाएगा। अब देखिए ये बाह्य कोश में क्या हो गया, संख्या जो हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, किससे, 4 से। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में जो है ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य परमाणु द्वारा लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। ये दूसरों से पैसा लेकर आया है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, यानी ये उधार हो जाएगा। जब ये उधार हो जाएगा यानी ऋण हो जाएगा तो ऋण का चार्ज आएगा। कितने रुपए लेकर आया है, तो 1 रुपये लेकर आया है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 चार्ज हो जाएगा। अगर 2 रुपये लेकर आएगा तो माइनस का 2 चार्ज हो जाएगा। अगर 3 रुपये लेकर आएगा तो माइनस का 3 चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 1 रुपये देता है तो प्लस का 1 चार्ज, अगर 2 रुपये देता है तो प्लस का 2 चार्ज, अगर 3 रुपये देता है तो प्लस का 3 चार्ज। हालांकि यहाँ रुपये नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस का 1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस का 2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस का 3 चार्ज होगा। अब यहाँ अगर त्यागता है तो धन में क्या हो जाता है, देखिए भाई, जब आप किसी को रुपया देंगे तो आपके पास पैसा होगा तभी तो देंगे ना। तो आपके पास अगर पैसा होगा तो आपको लोग क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो धनी है। क्या कहेगा, धनी है। तो जब आपको धनी कहेगा तो इसलिए आपके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, धन का चार्ज आ जाएगा। अब कोई व्यक्ति रुपए उधार ले रहा है तो दूसरा व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा, ये भिखारी है यानी गरीब है, ये उससे पैसा लिया है, ये ऋणी हो गया है, यानी इस पर ऋणी हो गया है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो ऋण का चार्ज आ जाएगा। ठीक बेटा, तो ये चार्ज तो आपने निकाल लिया। अब देखिए मैंने क्या बताया था धातु की डिफिनेशन, कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सारे क्या है, या व्यक्ति कहते हैं आयरन कहते हैं, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे जो हैं वो धातु है। अब अगर मैं आपसे बात करूं अधातु क्या होते हैं, क्या बात करूं, अधातु क्या होते हैं, तो देखिए अधातु आप सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग कर दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं। तो ठीक इसका उल्टा, जैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जा रहा है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होने के लिए प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया कि कितने, जब 2 8 7 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन विन्यास किया गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर अपना अस्थायित्व प्राप्त कर अक्रिय गैस के रूप में होना चाह रहा था, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और अपना अष्टक पूर्ण करके अक्रिय गैस के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 1 चार्ज आ गया। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर आपने, अगर आपको दे दिया जाए सोडियम और क्लोरीन और पूछा जाए कौन सा धातु है कौन सा धातु, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो धनात्मक आवेश आएगा यानी धातु कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो उस पर माइनस का चार्ज आएगा यानी अधातु कहलाएगा। लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम लगेगा तो आप इसे काफी समय में हल कर पाएंगे। लेकिन मैं आप सभी को एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिसकी वीडियो मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं, तो आप सभी लोग ध्यान से उसे देख लीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आपके सामने ये वीडियो आ गई है कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे धातु और धातु पहचानने की एक खतरनाक ट्रिक। देखिए धातु और धातु आप कैसे पहचानें, अगर अंत में क्या आ जाए, मां आ जाए, क्या आ जाए, मां आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। और धातु पहचानने की ट्रिक, अगर अंत में ना सा रा ये 3 शब्द अगर अंत में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जैसे यहां पर लिखिए लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, थोड़े से कैल्शियम, सबके साथ में क्या है, मां है।
देखिए आपने ये वीडियो देख लिया, अब मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। आपने क्या देखा कि अगर लास्ट में माँ आता है, क्या आता है, माँ आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं धातु। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि सारे आपको उदाहरण मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो अगर लास्ट में माँ आता है तो आप उसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। लेकिन एक अपवाद मैंने अभी आप सभी लोग को बताया कि आयरन, क्या बताया, आयरन, यहां पर लास्ट में ना आ गया लेकिन ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। ये एक अपवाद है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखिए अधातु को पहचानने के लिए मैंने क्या कहा था, तो रा हो जाए या ना हो जाए या सा हो जाए, ये सारे शब्द अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अधातु कहेंगे बेटा। तो अगर आपके सामने कोई दो तत्व दिया जाए, उनका नाम दे दिया जाए, तो आप सभी लोग उन्हें धातु और अधातु पहचान लेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो आई होप कि आप सभी लोग उसे पहचान लेंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है धातुओं के। अब देखिए उपधातु को भी यहाँ पर मैं समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि इस लेसन में केवल धातु और अधातु की चर्चा की गई है, उपधातु की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए उपधातु की डिफिनेशन बताकर इसका काम समाप्त करते हैं। तो देखिए उपधातु क्या होता है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा तो धातु के गुण और थोड़ा सा अधातु के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी ये दो गुण मिलकर क्या कर देते हैं, इस गुण का निर्माण कर देते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें धातु व अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, अब इसमें इसका जो परमाणु क्रमांक है 14 है, तो 2,8,4 हो जाएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन 4 त्याग कर +4 में भी परिवर्तित हो सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -4 में भी परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें दोनों के गुण आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्या है आपके सिलेबस में, तो धातु और अधातु है, ठीक बेटा। तो मैंने आप सभी को धातु और अधातु पहचानने की ट्रिक बता दिया, और आप धनात्मक आवेश कैसे निकालते हैं, ऋणात्मक आवेश कैसे निकालते हैं, ये भी बता दिया। अब हाँ एक चीज और बता दूं मैं आप सभी को, यहाँ पर जो आपको चार्ज निकालना मैंने बता ही दिया है, तो आपको सूत्र बनाना भी बता दूं कि कैसे सूत्र बनता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने mg का चार्ज निकाला, कितना आया, +2, और O का मैं निकाल दे रहा हूँ। देखिए O का 8 नंबर पर है, तो 2,6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से अधिक है, यानी अष्टक पूरा करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पर कितने चार्ज आ जाएंगे, -2 चार्ज आ जाएंगे, ठीक बेटा। अब देखिए जब आप सूत्र बनाएंगे, यानी आपसे कोई पूछ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखिए। तब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर अब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है, यानी सबसे पहले आपको Mg लिख देना है और O लिख देना है। अब आपको चार्ज निकाल लेना है, चार्ज कितना होगा, तो इस पर प्लस को 2 चार्ज होता है, मैंने अभी यहाँ पर निकाला है, और इस पर भी मैंने निकाला है माइनस का 2 चार्ज होता है। कितना चार्ज, -2 चार्ज। अब देखिए अब जब आप चार्ज निकाल कर लिख लें, तो वहां पर आपको इन चार्जों को देखना है कि क्या ये दोनों चार्ज बराबर हैं, चिन्ह नहीं देखना है, केवल आपको मान देखना है, आंतरिक मान देखना है। तो ये भी 2 है, ये भी 2, अगर बराबर है तो सही है, आपको ऐसे डायरेक्ट जोड़ देना है, MgO इसका सूत्र बन गया। अगर हाँ बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पर देखिए Mg ले लिया और Cl ले लिया, तो Mg पर +2 चार्ज, Cl पर -1 चार्ज, तो ये बराबर नहीं है, तो जो कम है उसमें हम उसी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 यहाँ हो गया, 2 का नाम 2 यहाँ हो गया, तो जिससे हम गुणा करते हैं उसको ऊपर ना लिखकर नीचे लिख देते हैं और ये सूत्र बन जाता है। तो Mg में तो मैंने कुछ नहीं किया है, तो Mg को ऐसे रहने देंगे, Cl में हमने 2 से गुणा किया है, तो Cl के नीचे 2 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा, ठीक बेटा। तो इस प्रकार के सारे सूत्र आप सभी लोग बनाएंगे। हाँ कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र कैसे बनता है, तो देखिए एल्युमिनियम जो है वो 13 नंबर पर, कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। तो यहाँ पर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 3 हो जाएगा।
अब लास्ट में 3 आया है यानी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा। ठीक बेटा, क्या आएगा? प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा तो Cl पर ध्यान, O पर देखिए कितना है, माइनस का 2 चार्ज है। तो आप Al ले लीजिएगा तो Al पर प्लस का 3 चार्ज होता है और O पर माइनस का 2 चार्ज होता है। अब आपको दोनों संख्याएं बराबर करनी है तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको 2 से गुणा कर देना है, इसमें 3 से। और मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि जिन संख्याओं से आपने गुणा किया है और जिसमें गुणा किया है उसे वहां ऊपर न लिखकर उस संख्या, उस तत्व के नीचे लिख देना है। तो Al में मैंने 2 से गुणा किया है तो Al के नीचे हम देंगे 2 और उसमें गुणा किया है 3 से तो O के नीचे लिख देंगे 3। इस प्रकार ये सूत्र बन जाएगा Al2O3। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आप सभी लोग सारे सूत्र बना लें। अगर आपसे कहीं सूत्र पूछा जाता है तो इसी मेथड से आप सभी लोग सूत्र बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि क्या है, धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर देता हूं तो उसके बाद आप हेडिंग करिएगा धातुओं के जो है भौतिक गुण। क्या हेडिंग कर लीजिएगा? धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण, यहां पर देखिए धातुओं के भौतिक गुण, आप हेडिंग करिए धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण। अब देखिए यहाँ पर धातु के भौतिक गुण क्या है। पहला देखिए, पहला नंबर जो है वो आ जाता है आपका तन्यता। क्या आ जाता है? तन्यता। 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 तो अभी मैंने आप सभी को बताया तन्यता क्या होता है। तो उसको खींचकर आप अगर तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। यानी धातुओं को आपने क्या देखा है, सोना क्या है? धातु। चांदी क्या है? धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो इन सभी धातुओं को आपने तार के रूप में देखा है। यानी इन सभी धातुओं को हमने खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो यानी धातुओं में क्या है? तन्यता के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, धातु को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे तन्यता में कि धातुओं में तन्यता के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण हम इसे खींचकर पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक बेटा, अब दूसरा बात क्या है, दूसरा नंबर जो इसका गुण है वो है आघात वर्धनीय। क्या है? आघात वर्धनीय। वर्धनीय। अब ये क्या होता है? मैंने आपसे जो बताया कि इस गुण के कारण धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया कि जब आप लोहार के यहाँ जाते हैं तो कोई लोहे का टुकड़ा देते हैं और लोहार उसे गर्म करता है उस लोहे को, और उस पर हथौड़े के वार से उसे पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक बेटा, तो इस गुण के कारण यानी धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्धनीय होती हैं, और इस गुण के कारण हम धातु को पीटकर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक बेटा, अब इसके बाद तीसरा नंबर जो है, धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। तो यहाँ पर देखिए धातुएं क्या होते हैं? विद्युत की सुचालक होती है। यानी आप जब लोहे का तार स्पर्श कराते हैं या एल्युमिनियम का तार स्पर्श कराते हैं किसमें? तो बल्ब में, जो बल्ब आपके घर में लगा होता है उसमें अगर आपने लोहे के तार को स्पर्श करा दिया तो आपको झटके लगते हैं, यानी करंट आपको लगता है। तो वहां पर क्या होता है, वो धातु जो है वो किसकी है? ये टुकड़ा जो आपने लिया है वो धातु है, और धातु क्या होते हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो करंट जो है वो तार के माध्यम से आपके शरीर तक पहुंचता है और आपको झटके की तरह महसूस होता है। ठीक बेटा, यानी धातु क्या होती है? विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। इसके बाद धातुएं जो हैं, चौथा नंबर देखिए, धातुएं जो हैं वो क्या है? तो धातुएं आघातवर्धक ध्वनिक होती है। क्या होते हैं? ध्वनिक होती है। ध्वनिक होती है। कि बेटा धातुएं क्या होती है? ध्वनिक होती है। क्या होती है? धातुएं जो है वो ध्वनिक होती है। इन्हें जब आप पीटेंगे तो इसमें से आवाज उत्पन्न होगा। इसी कारण क्या होता है, गिटार से आवाज, गिटार के जो तार हैं वो जब आपस में रगड़ते हैं तो उससे क्या आता है? आवाज उत्पन्न होता है। यानी अगर वो ध्वनिक ना होती धातुएं तो गिटार से आवाज आ रही है वो आवाज ना उत्पन्न होती। इस प्रकार धातु के कुछ भौतिक गुणधर्म हो गए।
अब हम बात करते हैं धातु के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या है। क्या ऐड कीजिए, धातु के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब धातु के रासायनिक गुण क्या है, तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग कर लीजिए वो क्या है, धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया करना है आपको, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया आपको करना। अब देखिए धातुओं को यदि आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना है तो यहाँ पर देखिए Na मान लीजिए मैंने ले लिया और O2 के साथ आपको अभिक्रिया करा देना है। तो Na जब O2 के साथ अभिक्रिया कराए यानी Na को O के साथ जोड़ना है, तो Na पर मैंने अभी चार्ज निकाला था तो प्लस का 1 आया था और O पर कितना आया है, माइनस का 2 चार्ज आया है। तो यहाँ पर देखिए चार्ज बराबर नहीं है तो हम कर लेंगे बराबर, 2 से गुणा करके क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए Na मैंने बताया जिसमें आपने गुणा किया है उसमें ऊपर न लिख करके नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर ऊंचे न लिख करके नीचे लिख देंगे और वो में कोई गुणा नहीं किया है तो Na2 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया Na2O बन जाएगा। इसके आगे आप 2 लगा दीजिए, इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। देखिए यहाँ अब O को बराबर करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया, अब Na हो गया 4 तो इसके आगे आप लगा दीजिए 4, आपकी अभिक्रिया भी संतुलित होगी। तो जब धातुओं का मैंने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया। मैंने यहाँ पर सोडियम लिया था इसलिए सोडियम ऑक्साइड। अगर आप Mg लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे तो O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा यानी MgO बन जाएगा। इसके आगे आपको 2 लगा देना होगा तो इसके आगे भी आपको 2 लगा देना होगा। एल्युमिनियम लेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, मैंने आपको इसको लिख कर दिखाया था, ये Al2O3 बन जाएगा। आपको संतुलित कर लेना है, उसके बाद रिएक्शन संतुलित करना तो मैंने आपसे पहले लेसन में ही बताया है। ठीक बेटा, तो पहले जो गुण थे आपको उसमें क्या लिखना है कि धातुएं जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके संगत ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ये आपको लिखकर ये रिएक्शन आपको कर देना है। तो पहला गुणधर्म जो है आपका हो गया। दूसरा गुणधर्म जो आता है वो क्या है, जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया जल के साथ करानी है, तो जल के साथ अभिक्रिया किसकी करानी है, तो धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ करानी है। तो देखिए मैंने कोई ले लिया धातु, मान लीजिए Ne ले लिया और जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे, किसके साथ, जल के साथ। तो यहाँ पर देखिए Na है और ये जल जो है वो H और OH में टूट जाएगा, तो ये H प्लस हो जाएगा, OH माइनस, Na प्लस में है तो इसके साथ जुड़कर क्या बना लेगा, तो NaOH बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। ठीक बेटा, यानी जो धातु में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वही जो है जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर पाएंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है वो क्रिया ही नहीं कर पाएंगे, यानी वो हाइड्रोजन को विस्थापित ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकती है। ठीक बेटा, जैसे हाइड्रोजन के नीचे कौन सी स्थित है, तो कॉपर है, Ag है, Cu है, ये सारे क्या है हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, तो वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ ये दूसरा गुणधर्म होगा, लिखना क्या है आपको, तो धातुएं जल के साथ क्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक बेटा, यानी धातुएं जल के साथ क्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये क्या हो गया, तो जो दूसरा गुणधर्म था रासायनिक क्रिया के वो हो गया। अब मैं आप सभी को तीसरा गुणधर्म बताता हूँ, इससे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर रेज कर देना होगा। तो यहाँ पर आप रेज कर दीजिए, देखिए मैं रेज कर दे रहा हूँ। अब आप हेडिंग कर लीजिए, तीसरे गुणधर्म में क्या हेडिंग कर लीजिए, तो आपका हो गया जल के साथ अभिक्रिया हो गया और किसके साथ हो गया, तो इसके साथ। अब आप हेडिंग कर लीजिए, अब आप हेडिंग कर लीजिए तन अम्लों के साथ किया, किसके साथ किया, तो तन अम्लों के साथ किया, तन अम्लों के साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया करनी है तन अम्लों के साथ, तो आप सभी लोग जानते हैं धातु की अभिक्रिया करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया Na ले लिया और HCl ले लिया, तन अम्ल ले लिया। अब Na जो है Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा।
NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। संतुलित करना है तो इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। Cl 2 हो गया तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। अब Na 2 हो गया तो इसके आगे आप सभी लोग 2 लगा दीजिए। तो इस प्रकार यह क्रिया संतुलित हो जाएगी। लिखना क्या है आपको? देखिए, धातु है, अम्ल से क्रिया किया तन अम्ल से, तो क्या बनाया? संगत लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। यानी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका तो तन अम्लों के साथ अपक्रिया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो Al ले लीजिए और प्लस H2SO4 ले लीजिए, ये भी तन अम्ल है। अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए? Al जो है H2 को विस्थापित कर देगा तो H2 यहाँ पर निकल जाएगा और क्या बना लेगा? तो Al2SO4 का होल थ्राइस बना लेगा। अब देखिए यहाँ पर आप सभी के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि ये ब्रैकेट यहाँ पर क्यों लग गया? ये 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 और 3 तो समझ में आया होगा क्योंकि मैंने अभी बताया था Al2O3 बताया था। Al2O3 तो यहाँ पर 2 क्यों आया था? यहाँ पर 3 क्यों आया था? लेकिन ये ब्रैकेट लग गया, ये कैसे हुआ? तो ये जो आप सभी लोग कहाँ पर जाइए तो पहले लेसन की वीडियो में जाइए और वहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि ब्रैकेट क्यों लगता है। ठीक बेटा, और आप वहां पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए Al इसे आपको संतुलित करना है तो SO4 3 है तो इसके आगे आपको लगा देना होगा 3, Al 2 है तो इसके आगे आपको लगा देना होगा 2। अब H देखना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा तो इसके आगे आपको लगा देना है 3। ठीक बेटा, इस प्रकार ये आपकी जो है आपकी संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है 3 जो रासायनिक गुणधर्म है वो मैंने आप सभी को बता दिए धातुओं के। अब आप हेडिंग कर लीजिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या हेडिंग कर लीजिए? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब देखिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, यहाँ पर देखिए पहला जो है ठीक इसके उल्टा, जो धातु का था ठीक उसके उल्टा आपको लिखना है। धातु के गुणधर्म में क्या था? भौतिक गुणधर्म में कि धातुएं ध्वनिक होती है तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। उसके बाद आपका क्या था? धातुएं तन्य होती हैं तो धातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं तो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। हालांकि एक है जो आपका क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ये क्या है? अब देखिए यहाँ पर मैं आज बहुत चर्चा कर दे रहा हूँ ग्रेफाइट पर विद्युत प्रवाहित होता फिर भी क्यों? क्योंकि ये जो है अधातु है, अधातु में विद्युत प्रवाहित होता क्यों है? तो इसके जो है कार्बन का ये क्या है? अपरूप है और कार्बन हमेशा कितने बाण से मिलता है? 4 बाण से मिलता है। तो इसके जो प्रत्येक कार्बन है, एक कार्बन जो है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये कार्बन है तो ये जो है इसमें 4 बाण होंगे तो कितने बाण होंगे? 4 बाण। तो इसमें से 3 बाण जो है वो अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है, अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन एक बाण जो है वो खाली रहता है। अब जो बाण खाली रहता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता रहता है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि विद्युत प्रवाह के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रवाहित तो हो जाएगा। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा और जो भी यौगिक आयनित होते हैं उसमें क्या होता है? विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ग्रेफाइट में क्या होता है? विद्युत प्रवाहित होता है। ये अधातु है लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है? विद्युत की सुचालक होती है। ठीक बेटा, तो मैंने आप लोगों को 3 गुणधर्म बता दिए। और एक क्या है? अधातु जो है अघातवर्धनीय नहीं होती है, धातु अघातवर्धनीय होती है। यानी अधातु को पीट कर आप चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर आप उसे पीटेंगे तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। यानी उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। उसके बाद अधातु को खींचकर पतले तार के रूप में भी नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक बेटा, अब मैं आपसे, ये क्या हो गया? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब आप हेडिंग करिए अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म। ठीक बेटा, ये हेडिंग करिए। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखिए अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो आप खड़े कर लीजिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया करा रहा है? तो धातुओं की।
तो मैंने ले लिया कार्बन और क्रिया करा दिया O2 से, तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। यानी अधात्मय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्मिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन अधातु है, मैंने ले लिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड अधात्मिक ऑक्साइड बना दिया। जैसे यहाँ पर आप सल्फर ले सकते हैं, O2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा। यानी अधातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्मिक ऑक्साइड बनाती हैं। अगर आपने C लिया है यानी कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपने सल्फर लिया है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक बेटा, तो पहला जो है वो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म हो गया। दूसरा आप हेडिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है अधातुएं न जल के साथ क्रिया करती हैं और न तनु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं। ठीक बेटा, यानी जल और अम्ल के साथ क्रिया ये नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो है वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप क्रिया नहीं करेंगी ये तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कैसे करेंगी। तो अब इसके बाद जो आता है वो H2 से क्रिया, किसके साथ क्रिया, H2 से, यानी हाइड्रोजन से क्रिया, किसके साथ, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो जैसे आपने ले लिया Cl2 आपने ले लिया और क्रिया कर दिया H2 से, तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। यानी यहाँ पर इसके आगे आपको 2 लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा कि धातुएं जो है, अधातुएं जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है, संगत हाइड्राइड बनाती है। जैसे आपने ले लिया सल्फर और आपने क्रिया करा दिया H2 से, तो क्या बन जाएगा, H2S यानी सल्फर हाइड्राइड बना लेगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, धातुएं जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती हैं। क्या लिखना होगा, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती है। तो 2 नियम आपके, 2 रासायनिक गुणधर्म हो गए। तीसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो तीसरा रासायनिक गुणधर्म आप सभी लोग हेडिंग कर लीजिए कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आपने ले लिया Na और आपने ले लिया Cl2, क्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। इसके आगे 2 लगाना होगा, इसके आगे 2 लगाना होगा। तो धातुओं के अधातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, तो संगत लवण बनाती है। जो आप धातु लेंगे वो यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, देखिए Mg ले लिया और क्रिया करा दिया Cl2 से, तो क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा। मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पर Al ले लिया और क्रिया करा दिया Cl2 से, तो क्या बना लेगा, तो Al2Cl3 बना लेगा। तो इसके आगे आपको लगा देना होगा 3, इसके आगे 2, इसके आगे 4 लगा देना होगा। अब क्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको लिखना क्या है कि अधातुएं धातु के साथ क्रिया करके संगत लवण बनाती है। यानी अगर आपने क्लोरीन लिया है तो संगत क्लोराइड बनाएंगे, अगर आपने कोई अन्य तत्व लिया है तो वहां पर उस तत्व के संगत लवण बनाएंगे। ठीक बेटा, तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में क्या हो गया, धातु अधातु हो गया, तत्व भी मैंने बता दिया, उसके बाद द्रव्य और द्रव में भी अंतर बताया, आप सभी लोगों को रिएक्शन करना बताया, चार्ज निकालना बताया और सूत्र बनाना बताया, और धातु अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बताए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप सभी लोगों तक तुरंत पहुंचे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी आपके साथ आपका हेल्प कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।